साल 1975 6 अप्रैल सुबह के 4 बज रहे थे। गंगटोक शहर अभी भी सो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे। पहाड़ों पर अभी भी बर्फ पड़ रही थी। राजमहल के अंदर सिक्किम के राजा पंडेन थोंडुप नामग्याल सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कम से कम एक राजा के तौर पर तो बिल्कुल। तभी एक आवाज आई, ट्रकों की आवाज। बहुत सारे ट्रक, भारी ट्रक, जैसे कोई बड़ी चीज आ रही हो। राजा की आंख खुल गई। कुछ महसूस हुआ। वो उठे और खिड़की के पास गए। उन्होंने पर्दा हटाया और फिर जो देखा, उनकी रूह कांप गई। महल पूरी तरह घिर चुका था। हर तरफ भारतीय सैनिक हजारों की तादाद में टैंक, जीपें, राइफल लेकर खड़ी हुई थी। राजा ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड बसंत कुमार छेत्री को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मशीन गन चली। एक गोली, दो गोलियां और बसंत कुमार नीचे गिर गए। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 मिनट लगे। पूरे महल भारतीय कंट्रोल में था। 243 रॉयल गार्ड्स ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन उनके सामने 5000 भारतीय सैनिक थे। लड़ाई नहीं, एक तरफ हार थी। ये 6 अप्रैल 1975 था। उस दिन 12:45 हुए थे। सिक्किम भारत से जुड़ चुका था, लेकिन जितना आपको सुनने में यह आसान लग रहा है, लेकिन भारत का सिक्किम हिस्सा बनना उतना आसान नहीं था। ये एक लंबी कहानी का आखिरी सीन था। असली नाटक इससे कई साल पहले शुरू हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं सिक्किम कैसे बना भारत का 22वां राज्य। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। बात करते हैं 1947। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। सारी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, सब अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे थे। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जो ना तो पूरी तरह भारत में आई, ना आजाद रही। वो थी सिक्किम। सिक्किम पर उस वक्त चोंगेल वंश का राज्य था। चोगेल मतलब राजा। ये बहुत पुराना राजवंश था। सैकड़ों सालों से सिक्किम पर इनका ही राज था। 1947 में दो लोग थे जिनकी सिक्किम को लेकर अलग अलग राय थी। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो चाहते थे सिक्किम को भी बाकी रियासतों की तरह भारत में मिला लिया जाए। उनका मानना था कि छोटी छोटी रियासतों का अलग अलग रहना ठीक नहीं है। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू को डर था, चीन का डर। नेहरू सोचते थे अगर हम सिक्किम पर जबरदस्ती करेंगे तो चीन नाराज हो जाएगा, और चीन उस वक्त तिब्बत को लेकर बहुत सेंसिटिव था। तो नेहरू ने सॉफ्ट अप्रोच ली। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी हुई। बड़ी ही अहम ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के मुताबिक सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। इसका मतलब समझिए, सिक्किम के अंदर राजा तो राज ही रहेगा। सिक्किम के अंदर राजा का तो राज ही रहेगा। वो अपने यहाँ शादी करेगा, अपनी पूजा करेगा, अपने लोगों से मिलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया से जुड़े दो बड़े काम, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, ये दोनों काम भारत के पास रहेगा। तो तकनीकी तौर पर सिक्किम आजाद देश नहीं था, लेकिन पूरी तरह भारत में भी नहीं मिला था। ये एक अजीब सी सिचुएशन थी, और यही अजीब सिचुएशन आगे चलकर बहुत बड़ा इश्यू बन गई। 1964 तक चीजें ठीक ठाक चल रही थी। फिर नेहरू की मृत्यु हो गई। नेहरू गए तो सिक्किम के राजा की सोच बदलनी शुरू हुई। राजा पंडेन सोचने लगे कि क्यों हम भारत के अंडर रहे। हमारा अपना इतिहास है, अपनी कल्चर है, अपना झंडा था। कभी हम भूटान जैसे क्यों नहीं बन सकते। भूटान उस वक्त एक अलग देश था और आज भी है। भारत भूटान के साथ फ्रेंडली था, लेकिन उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता था। राजा चाहते थे कि सिक्किम को वही स्टेटस मिले। 1967 में राजा खुद दिल्ली आए। वो इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। राजा ने इंदिरा से कहा, हमें भूटान जैसे ट्रीटमेंट चाहिए, हम अलग देश है। इंदिरा गांधी ने सुना, लेकिन वो राजा को कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि इंदिरा के अंदर एक अलग ही गेम चल रहा था। इंदिरा गांधी वो महिला थी जो चुप रहकर सबसे बड़ी बात कह देती थी, जो मुस्कुराकर मुक्का मारती थी। उन्होंने राजा को धन्यवाद कहा, बाय कहा, और राजा वापस गंगटोक चले गए। लेकिन दिल्ली में सिक्किम को लेकर बातें होनी शुरू हो चुकी थी। 22 मील की गर्दन। आप जरा ये नक्शा देखिए। भारत का पूरा उत्तर पूर्व 7 बहने राज्य, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, ये सब जुड़े हैं एक पतले रास्ते से। उस रास्ते को कहते हैं सिलीगुड़ी नेक। चौड़ाई बस 21 मील, यानी करीब 35 किलोमीटर। अगर ये रास्ता कट जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। चीन या पाकिस्तान अगर एक अटैक कर दे तो वो सारे राज्य अलग हो जाएंगे। अब इस सिलीगुड़ी नेक के बिल्कुल ऊपर है सिक्किम।
सिक्किम के ठीक बगल में है चीन की चुम्बी घाटी। चीनी सेना उस घाटी में बैठी थी, बस एक झटके में वो सिलीगुड़ी नेक पर अटैक कर सकते थे। यही वजह है कि हर भारतीय प्राइम मिनिस्टर सिक्किम को लेकर टेंशन में रहता था। एक बार कैबिनेट मीटिंग में ये डिस्कशन चल रहा था कि सिक्किम का क्या किया जाए। उस वक्त आर्मी चीफ मानेकशॉ ने एक बात कही। उन्होंने कहा, आपको जो करना है करो, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सिक्किम में अपने ट्रूप्स तैनात करने की पूरी आजादी, और वो मुझे मिलने ही चाहिए। समझिए मानेकशॉ क्या कहना चाह रहे थे। अगर युद्ध हुआ तो सिक्किम पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। सिक्किम हाथ से गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट गया। 21 मील की गर्दन कट जाएगी, बाकी बाद में देखेंगे। ये बात 1970 के आसपास की है। अब एंट्री होती है रॉ की, और एक शांत आदमी से मिली है जिसने सिक्किम का प्लान बनाया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना। इस युद्ध में रॉ ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। रॉ यानी भारत की सीक्रेट एजेंसी। रॉ के फाउंडर थे RN काओ। काओ एक बहुत शांत और खामोश आदमी थे। जो बातें वो जानते थे वो कभी किसी को नहीं बताते थे। वो मुस्कुराकर सबसे बड़ा राज छिपा लेते थे। 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने काओ को बुलाया। बातचीत हुई। इंदिरा ने पूछा, क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो? बस इतना सा सवाल, लेकिन इस सवाल का मतलब था सिक्किम को पूरी तरह भारत में मिला दो, पूरी तरह, किसी शर्त के बिना। काओ ने अपने ज्वाइंट डायरेक्टर PN बैनर्जी को बुलाया और बोले, प्लान बनाओ। PN बैनर्जी ने बैठकर सोचा, फिर सिर्फ 4 दिनों में पूरा प्लान तैयार किया। प्लान क्या था? बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत ही जीनियस था। प्लान ये था, सिक्किम के राजा की ताकत धीरे धीरे कम करो, लेकिन खुद सामने मत आना। सिक्किम के अंदर ही कुछ लोकल पार्टियां थी जो राजेशाही के खिलाफ, उन्हें फंड दो, उनकी मदद करो, उनका प्रचार दिलाओ, और फिर इलेक्शन करवाओ। अगर वो जीत जाए तो वो खुद विधानसभा में प्रपोजल लेकर आएंगे कि सिक्किम भारत में मिले। उसके बाद रेफरेंडम, यानी जनता से पूछो आप चाहते हो मिलना, और 99% लोग हाँ बोलेंगे। ये प्लान था। इंदिरा गांधी ने प्लान सुना, मुस्कुराई और मोहर लगा दी। रॉ ने अपने 2 बड़े ऑफिसर्स इस काम पर लगाए। एक थे PN बैनर्जी, जिन्होंने प्लान बनाया था। दूसरे थे अजित सिंह सयाली। सयाली पहले गंगटोक में तैनात थे। उनका नाम था ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मतलब जो कहो वो करो। एक और आदमी था GBS सिद्धू। उसकी निगरानी में पूरा ऑपरेशन चलता था। इस ऑपरेशन का नया नाम रखा गया, ऑपरेशन ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट मतलब गोधूली, जब दिन ढलता है और रात होने वाली होती है, यानी राजेशाही का दिन ढल रहा था। 2 और छोटे ऑपरेशन थे, जनमत और ट्वाइलाइट। असल में ये कोई ऑपरेशन नहीं, बल्कि 2 लीडर्स के कोड नेम थे। एक थे काजी लेंडुप दोरजी, वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। दूसरे थे KC प्रधान। रॉ इन दोनों लीडर्स के जरिए पूरा गेम खेलना चाहता था। फरवरी 1973 में बैनर्जी और उनकी टीम ने काजी और प्रधान से मुलाकात, बातचीत हुई, सब राजी हो गए, प्लान शुरू हो गया। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। रॉ अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया। PN बैनर्जी को पता चला कि कोलकाता में US एम्बेसी में एक CIA ऑफिसर है। उसका नाम था पीटर बर्ले। ये पीटर सिक्किम आया था और वो सिर्फ राजा से ही मिला, वो काजी लेंडुप दरोजे से भी मिला था। यानी CIA को भी इस गेम में इंटरेस्ट आ गया था। बैनर्जी ने तुरंत काओ को रिपोर्ट की। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सब बैठे, सोचा अगर बर्ले ने काजी को मना लिया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो तय हुआ, अब और इंतजार नहीं, ऑपरेशन को तेज करो, लोगों को सड़कों पर लाओ, प्रोटेस्ट करवाओ, और ऐसा प्रोटेस्ट करवाओ कि राजा खुद आकर भारत से मदद मांगे। और एक और काम किया गया, सेना ने सिक्किम में फ्लैग मार्च किया, मतलब सेना की गाड़ियां सड़कों पर दिखाई गई। लोगों को मैसेज देना था, भारत तुम्हारे साथ है, डरो मत। ये सब 1973 की शुरुआत में हुआ। 4 अप्रैल 1973 था। राजा पंडेल थोंडुप नामग्याल का 50वां बर्थडे था। महल के अंदर पार्टी चल रही थी, लाइटें जल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। राजा बड़े खुश, लेकिन महल के बाहर कुछ और ही हो रहा था। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए थे। वो नारे लगा रहे थे, राजाशाही खत्म करो, लोकतंत्र लाओ। राजा के बेटे तेंजिंग उसी रास्ते से निकल रहे थे। लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। तेंजिंग के गार्ड्स डर गए। उन्होंने हवा में फायरिंग कर दी, लेकिन कुछ गोलियां लोगों को लग गई। 2 लोग मारे गए। सुबह होते होते पूरा सिक्किम जल रहा था। काजी लेंडुप दोरजी ने तुरंत ऑल इंडिया बंद बुला दिया। दुकानें बंद, ऑफिस बंद, सड़कों पर जलते टायर। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। राजा घबरा गए।
उन्होंने दिल्ली को फोन किया, मदद चाहिए, यहाँ बहुत गुस्सा है, एक शर्त पर। और वो शर्त थी, अब से सिक्किम का प्रशासन भारत संभालेगा, तुम्हारी पुलिस हमारी सेना के अंडर काम करेगी। राजा के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने हाँ कर दी। 8 अप्रैल 1973 को पहला बड़ा समझौता हुआ। राजा ने सोचा बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं होगा। वो गलत थे। 8 मई 1973 दूसरा समझौता। अब समझौते में लिखा गया था, राजा के पास अब सिर्फ राजमहल और महल के गार्ड्स रहेंगे, बाकी सब कुछ भारत के हाथ में। राजा ने सोचा ठीक है, महल तो मेरा है, मैं वहां रहूंगा, मेरे गार्ड्स मेरे साथ रहेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी को यह भी मंजूर नहीं था। उनका फाइनल टारगेट था पूरा विलय, यानी महल भी नहीं रहना चाहिए, राजा के पास कुछ भी मत रखो। इसलिए जरूरी था इलेक्शन कराना और इस इलेक्शन में ऐसी सरकार लाना जो पूरी तरह भारत के सपोर्ट में हो। अब रॉ ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने पूरे सिक्किम में प्रचार करना शुरू कर दिया, एक बहुत ही सीधा और पावरफुल मैसेज। उन्होंने कहा, देखो सिक्किम और दार्जिलिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दार्जिलिंग तरक्की कर रहा है, सिक्किम अभी भी पीछे है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग भारत का हिस्सा है, उसकी संसद में आवाज है। अगर सिक्किम भी भारत का हिस्सा बन जाए तो यहाँ भी विकास आएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन था। हर आम आदमी बेहतर सड़कें चाहता था, अस्पताल चाहता था, स्कूल चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। रॉ ने काजी की पार्टी को फंड दिया, उनके लिए पोस्टर छपवाए, रैलियां करवाई, भाषण लिख कर दिए। यहाँ तक कि बैनर्जी खुद काजी से मिलते थे और सलाह देते थे, अब ये बोलो, अब वो मत बोलो, अब ये करो। और राजा अपने महल में बैठे सोच रहे थे कि शायद अमेरिका उनका सपोर्ट करेगा, शायद चीन उनके साथ खड़ा होगा, शायद नेपाल उनकी मदद करेगा। लेकिन कोई नहीं आया। याद है पीटर बर्ले, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। जब बर्ले सिक्किम पहुंचा तो उसने राजा से मुलाकात की, बातें हुई, राजा को लगने लगा कि अमेरिका अब उनकी मदद करेगा। लेकिन रॉ पहले ही सक्रिय हो चुका था। बैनर्जी ने बर्ले की हर मूव पर नजर रखी। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि बर्ले काजी से दोबारा न मिल सके। इसके साथ ही भारत ने एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला। अमेरिका को कह दिया, ये हमारा इंटरनल मामला है, दखल मत दो। अमेरिका चुप हो गया, बर्ले वापस चला गया, राजा का सपना टूट गया। अमेरिका की मदद नहीं आने वाली थी। 1974 में आखिरी इलेक्शन हुआ। सिक्किम विधानसभा में कुल 32 सीटें थी। रॉ का टारगेट था कम से कम 70% सीटें काजी की पार्टी को दिलाना, क्योंकि उसके बाद ही विलय का प्रस्ताव हो सकता था। इलेक्शन के दिन आए, वोटिंग हुई। अब नतीजा आए तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। काजी की पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस को 31 सीटें मिली, 32 में से 31। राजा की पार्टी नेशनल पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। मतलब विधानसभा में राजा की बोलती बंद थी। काजी के पास पूरा बहुमत था, लेकिन काजी ने शपथ इस नाम से लेने से मना कर दिया, हम सिक्किम के नाम से शपथ लेंगे, राजा के नाम से नहीं। राजा के सामने चारों तरफ हार थी, अकेलापन था और उनकी अमेरिकी पत्नी होप कुक, वो भी उनसे दूर होती जा रही थी। होप कुक वो अमेरिका रानी थी जिसने राजा को तोड़ा। राजा थोंडुप ने शादी की थी एक अमेरिका महिला से, उसका नाम था होप कुक। होप एक रहस्यमय औरत थी। राजा से शादी के बाद वो सिक्किम की रानी बन गई, लेकिन वो एक आम रानी नहीं थी। होप को ताकत पसंद थी। वो चाहती थी कि सिक्किम पूरी तरह आजाद देश बने। वो राजा को भारत के खिलाफ भड़काती थी। वो स्कूलों में जाती थी, एजुकेशन के कुछ टॉपिक बदलती थी, युवा ऑफिसर्स को बुलाती थी, हर हफ्ते मीटिंग्स करती थी। धीरे धीरे वो राजा के कान भर रही थी। जब वो सिक्किम के कपड़े पहनती थी तो बहुत ही विनम्र और शांत लगती थी, लेकिन जब गुस्सा आता था वो अपने आपे से बाहर हो जाती थी। राजा को शराब पीने की आदत थी, होप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों में लगातार झगड़े होते थे। एक बार राजा इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने होप का रिकॉर्ड प्लेयर महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे उनकी शादी टूटने लगी। जब 1974 से 75 में सिक्किम पर संकट गहरा हो गया, होप कुक ने राजा को छोड़ दिया। बोली, मैं अमेरिका जा रही हूँ। राजा ने हाथ जोड़े, कृपया मत जाओ। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मत जाओ मुझे छोड़कर, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। होप नहीं मानी। वो जाते जाते एक भारतीय ऑफिसर से बोली, मिस्टर दास, मेरे पति का ख्याल रखना, मेरी यहाँ अब कोई भूमिका नहीं बची। बाद में पता चला कि होप ने महल की कीमती पेंटिंग्स और कलाकृतियां अमेरिका पहुंचा चुकी थी, चुपके से, वो भी चुपके से। राजा को कुछ पता नहीं था इसके बारे में।
राजा अकेला रह गया, पत्नी गई, बच्चे गए, राज्य भी जा रहा था। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा किरदार था, B.A. दास। वो एक IAS ऑफिसर थे। 7 अप्रैल 1973 दास दिल्ली में दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी फोन आया विदेश सचिव केवल सिंह की तरफ से। दास जी, आपको तुरंत विदेश मंत्रालय आना है। दास पहुंचे। केवल सिंह ने कहा, आपको सिक्किम भेजा जा रहा है, आप वहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, आपके पास तैयारी के लिए केवल 24 घंटे हैं। दास चौंक गए, क्या करना होगा वहां? सिंह ने एक लाइन कही, सिक्किम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करो, बस इतना। कोई टारगेट, कोई डेडलाइन, कोई विलय शब्द भी नहीं बोला गया। लेकिन दास समझ गए, उनका काम था राजा को सॉफ्टली हटाना और सिक्किम को भारत में लाना। दास पहुंचे गंगटोक, हेलीकॉप्टर से उतरे तो काजी और पुलिस कमिश्नर और सेना के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। दास ने सोचा, चलो पहले राजा से मिल लेते हैं, लेकिन राजा ने मिलने से मना कर दिया। बहाना बनाया, ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा। जब दास हैरान रह गए, इतने बड़े संकट में भी राजा नखरे कर रहे थे। जब आखिरकार मुलाकात हुई तो राजा की पहली लाइन थी, मिस्टर दास, कृपया ये गलतफहमी मत पाले कि सिक्किम गोवा है। हम एक आजाद प्रभुसत्ता संपन्न देश है, आप हमारे मुलाजिम हैं। दास ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके दिमाग में प्लान चल रहा था। राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने चीन से संपर्क किया, नेपाल से, पाकिस्तान से भी किया। वो नेपाल के राजा के राज्याभिषेक में भी गए। वहां उनकी मुलाकात चीन के उप प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राजदूत से हुई। राजा ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, मदद करो, भारत हम पर कब्जा कर रहा है। चीन ने कहा, तिब्बत हमारा है, सिक्किम तुम्हारा, तुम संभालो। नेपाल चुप रह गया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। एक आखिरी बार राजा ने इंदिरा गांधी से मुलाकात, 30 जून 1974। राजा ने अपनी पूरी बात रखी, बहुत इमोशनल तरीके से। उनके साथ उनके एडवाइजर P.N. धर भी थे। राजा ने कहा, मैडम, जिन लोगों पर आप दाव लगा रहे हैं वो विश्वास के काबिल नहीं। सिक्किम का लोकतंत्र मेरे राज के बिना नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी चुप रही। उनकी चुप्पी उनका बड़ा हथियार थी। राजा ने कुछ और कहना चाहा। इंदिरा गांधी अचानक खड़ी हो गई, रहस्यमय मुस्कान दी, दोनों हाथ जोड़े, जैसे कहा हो, बस अब चलते बनिए। राजा समझ गए, बातचीत खत्म थी। वह महल वापस लौटे, एकदम अकेले। अब कहानी वही आ गई जहां से हमने शुरू की थी। 6 अप्रैल 1975 भारतीय सेना ने पहले से प्लान कर रखा था। राजा के बेटे तेंजिंग की कार दुर्घटना डेथ के बाद राजा पहले से ही टूट चुके थे। वो डिप्रेशन में थे। कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। भारत ने उसी कमजोर पल का फायदा उठाया। बिना किसी औपचारिक इजाजत के, बिना किसी वार्निंग के सेना ने महल को घेर लिया, गार्ड्स को खत्म किया। फिर राजा को इंडिया हाउस शिफ्ट किया गया। फिर एक गेस्ट हाउस में राजा बस देखते रह गए। उनका कुछ नहीं बचा था, न रानी थी, न बच्चे, न राज, न ताज, न गार्ड्स। बस एक मुकुट रह गया था, जो अब सिर्फ एक म्यूजियम पीस था। महल कब्जे के बाद विधानसभा में प्रपोजल पास किया गया। अब रेफरेंडम कराया जाए, सिक्किम के हर वोटर से पूछा जाए, क्या तुम चाहते हो कि सिक्किम भारत में मिल जाए और राजा का पद खत्म हो जाए? ये सवाल थोड़ा अजीब था। 2 अलग अलग चीजों को एक साथ पूछा गया था। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। जॉर्ज वर्जिस ने अखबार में लिखा, ये एक ही सवाल में 2 मुद्दे पूछना सही नहीं है, ये जल्दबाजी सही नहीं है। लेकिन ये बहस किसी ने नहीं सुनी। रेफरेंडम हुआ, सिक्किम की जनता ने वोट किया। 97.5% लोगों ने हाँ में वोट किया। हाँ, 97.5 मतलब 10 में से सिर्फ 9.5 लोगों ने कहा हम भारत में रहना चाहते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। राजा पलटन ने अपने आखिरी दिन एक छोटे से घर में बिताए, कैंसर से लड़ते हुए। 1982 में उनकी मृत्यु हुई, अकेले, बिना ताज के, बिना महल के। याद है R.N. काउ की बात, जिन्होंने सिक्किम का सीक्रेट प्लान बनाया था, जिन्होंने रॉ को खड़ा किया था। काउ ने अपनी रिकॉर्डिंग्स में सिक्किम के बारे में क्या लिखा, किसने क्या किया, किसने कितना पैसा दिया, कौन सा नेता कब कहा गया, काजी को क्या वादे किए गए थे, ये सब किसी को नहीं पता, क्योंकि वो 3 फाइलें अभी भी सील है। काउ की मौत हुई थी 20 जनवरी 2002 को। उनकी इच्छा थी मेरी मौत के 25 साल बाद इन फाइलों को खोला जाए, मतलब साल 2027 में। अब सिर्फ 1 साल बचा है, अभी 2026 चल रहा है। उनके मौत को 25 साल 2027 में पूरे होंगे, तो हो सकता है कि अगले साल हमें पता चले सिक्किम का विलय असल में कैसे हुआ। इसके बारे में और डिटेल जानने को मिलेगी।
रॉ ने क्या क्या किया, क्या सीआईए असल में शामिल थी, राजा को किसने धोखा दिया और होप कुक ने महल से क्या क्या चुराया, ये सब जवाब 2027 में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, क्योंकि सरकार एक और 25 साल के लिए इस फाइल को सील रख सकती है। लेकिन इतना तो तय है, सिक्किम की ये कहानी एक शाही सफर था। एक राजा था, एक रानी थी जो अमेरिका भाग गई, एक जासूसी एजेंसी थी, एक शांत लेकिन डेंजरस प्राइम मिनिस्टर थी, एक मुस्कुराता हुआ स्पाई मास्टर था, और आखिर में 20 मिनट और 97 वोट थे। और इस तरह हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य भारत का अटूट हिस्सा बन गया। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना।